नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी की एक वैकेंसी जो कि 10 तारीख को आई है, ACF की असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली लास्ट के वीडियो में बहुत सारे एस्पिरेंट्स के क्वेश्चंस थे जो कि मुझे व्हाट्सएप पर मिले हैं और कुछ बच्चों ने मुझे यूट्यूब वीडियो में कमेंट्स भी किया है, कुछ बच्चों ने कॉल भी किया है अबाउट द ब्रीफ सिलेबस। मैं कोशिश कर रही हूँ आपको एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको इसके सिलेबस के बारे में समझाऊँ। देखिए, आप देखोगे, आप मैं पोर्टल पर ले जा रही हूँ आपको। ये बीपीएससी का पोर्टल है, ठीक है। विज्ञापन 10 तारीख को आया है। एडवर्टिजमेंट नंबर वॉज द 02/2026। 2026 का ये सेकेंड विज्ञापन है। दैट्स वाई here is mentioned 02/2026 and the post was the assistant conservator forest। ये जो विज्ञापन आया है जस्ट ओनली फॉर 12 पोस्ट ऑन, ठीक है। 12 पोस्ट के लिए ही विज्ञापन आया है जो कि आपको 12 जनवरी से भरा जा रहा है। 2 फरवरी आपका लास्ट डेट है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बेसिकली आपको नोटिस में देखने को मिल जाएंगी। विज्ञापन के बारे में मैंने बता ही दिया था, बट मैं चीज़ों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी यहाँ पे समअप करने की कोशिश करूँगी सो दैट यू मे बी नो और अवेयर मोर अबाउट दिस एग्जामिनेशन या एडवर्टीजमेंट। चलिए देखते हैं। 12 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है, ये तो आप जान रहे हैं। लेवल 9 का पोस्ट है, ये भी मैंने बता ही दिया था। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, ठीक है। ग्रेजुएशन डिग्री है, बट कुछ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स में ही ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप जो कि चीज़ें आप यहाँ पर फिर से देख सकते हो, ओके। ज़्यादा फिर से नहीं पढ़ूँगी, आप यहाँ पे ऑलरेडी दिख रहे हैं। और विज्ञापन चूँकि 10 दिन हो चुका हुआ है निकले हुए, 10+ डे हो चुके हैं, और जो फॉर्म फिलअप करने की प्रक्रिया है उसको भरते हुए भी 10 दिन हो गया है, ठीक है। एज क्राइटेरिया भी आपने जान ही लिया है। जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो मुझे यहाँ पर बताना है, आपका जो क्वेरी था मैं उसको रिजॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पर चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर से ध्यानपूर्वक देखेंगे क्योंकि आप वीडियो को पूरा नहीं देख पाते हैं, फिर से आपकी बहुत सारी क्वेरीज रह जाती हैं। सबसे पहले फिर से समझ लेना, here is the selection process, okay। this is mentioned here, written examination, आपका फिजिकल फिटनेस एंड द इंटरव्यू, लिखित परीक्षा होगी, शारीरिक जांच होगी, एंड द लास्ट वन इज द इंटरव्यू, ओके। चलिए, लिखित परीक्षा क्या होने वाला है, ध्यान देंगे। लिखित परीक्षा के निम्नलिखित विषय होंगे। भाषा को छोड़कर सभी विषयों के लिए उत्तर हिंदी एवं अंग्रेजी में दिए जा सकते हैं। मीन्स आपको बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होंगे एंड यू मे ऑप्ट एनी लैंग्वेज एज पर यू, आप जिस वे में सूट करता है आपको उस वे में आप देख लोगे, ठीक है, आंसर कर सकते हैं। चलिए ये अनिवार्य सब्जेक्ट्स हैं, 4 अनिवार्य सब्जेक्ट आप देख पा रहे हो। हिंदी, इंग्लिश, जीके, जीएस इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, एंड द फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट। ध्यानपूर्वक देखेंगे। टोटल नंबर कितने का एग्जामिनेशन होने जा रहा है आपको, यहाँ आप देख पाओगे 250 नंबर का है। सबसे महत्वपूर्ण बात, यहाँ पे 2 चीज़ें आप ध्यान देंगे, हिंदी एंड इंग्लिश है, दोनों ही क्वालिफाइंग है, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव नहीं। डिस्क्रिप्टिव पूछा जाएगा, ऑब्जेक्टिव नहीं। कौन सा, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। कैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको बाद में बताऊंगी। 1.5 घंटे का है, पहले चीज़ों को समझ लेना, एक एक करके मैं चीज़ों को समझाऊंगी। अभी पहले इसका सिलेबस पे समझ लो, क्वेश्चंस कैसा आएगा मैं आपको बता दूंगी, किस टाइप के क्वेश्चंस आने वाले हैं। पूरी तैयारी भी आपको करनी है तो मुझसे आप कांटेक्ट कर लेना, मैं इसकी तैयारी करवा दूंगी। पहले आप समझो हिंदी इंग्लिश क्वालिफाइंग है, देन गो विद द जनरल नॉलेज इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स, ठीक है। 100 मार्क्स का है, समय 2 घंटे का, बट ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। फिर आपको फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट 50 मार्क्स का ही क्वेश्चन एग्ज़ाम होगा, 1.5 घंटे का, ये भी ऑब्जेक्टिव है।
फिर से ध्यानपूर्वक देख लेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। क्या समझा रही हूँ देख लेना। 2 हिस्सों में बांट दो इसको। ये दोनों डिस्क्रिप्टिव है, लिखना होगा आंसर को, OMR बेस्ड नहीं है। ये ऑब्जेक्टिव है, ये OMR बेस्ड है। ये दोनों क्वालिफाइंग है, ये दोनों क्वालिफाइंग नहीं है। इसका टोटल मार्क्स आपका बाद में नहीं जुड़ेगा, ठीक है। केवल आपको पास करना है। इसमें 50 नंबर में से 20 नंबर लाने हैं, इतना भी आसान नहीं है, ठीक है। मतलब 40 मार्क्स लाने हैं। लेकिन हाँ, मेरिट लिस्ट जब तैयार होगी उसमें इसको ऐड नहीं किया जाएगा, ठीक है। इसको समझ लेंगे। कहाँ से ऐड होना स्टार्ट होगा? यहाँ से, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव वाले 2 पोर्शंस हैं जीके के और फॉरेस्ट्री एंड एनवायरनमेंट के, यहाँ से ऐड होगा। इसके बाद मैंने एक चीज़ और आपको समझाया था कि यहाँ आने के बाद में आपको फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी लेने हैं। 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट्स लेने होंगे, समझेंगे फिर से आराम से, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस आपके बचे रह जाते हैं, चीज़ें क्लियर नहीं हो पाती, या तो आप वीडियो ठीक से नहीं देख पाते हैं, या फिर हो सकता है मुझे बताने में भी कमी रह जाती होगी। मैं फिर से बताने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्या है? 2 विषय को चयन करना है, दोनों ही 150 अंक का होगा, और उसमें भी वो 2 पत्र होंगे, ठीक है। प्रत्येक का पूर्णांक 75 होगा। यानी कि आपने 1 और 2 सब्जेक्ट्स सेलेक्ट किया, ठीक है। इसमें ये भी आपको 2 हिस्सों में बटा हुआ है। इसका मार्क्स 150 है, इसका मार्क्स भी 150 है। तो जाहिर सी बात है, ये 2 पेपर में बटा है तो दोनों के अंक कितने होंगे? 75 हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया। हाँ, अब अगली बात, ये विषयनिष्ठ होगा, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, OMR बेस्ड एग्जामिनेशन नहीं है, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये 150 अंक का जो परीक्षा होगा, ये कितने घंटे का होगा? 1.5 घंटे का होगा, ठीक है। तो ये ध्यान देंगे, 1.5 घंटे का होगा। सॉरी, 2 पेपर हैं, ठीक है। आपको 2 विषय के 2-2 पेपर हैं, ठीक है। 2 विषय में 2-2 पेपर है। बोल रहा है कि प्रत्येक पत्र में परीक्षा की अवधि 1.5 घंटे की होगी। चीज़ें यहाँ पर आयोग क्लियर करने में या तो चूक रहा है, या फिर जो भी है, ठीक है। मैं बता दे रही हूँ, विषय के आधार पे नहीं बोल करके इन्होंने कहा है पत्र के आधार पर 1.5 घंटे का होगा। इट मीन्स कि हो, अगर ये 1.5 घंटे का है तो ये भी 1.5 घंटे का हो गया। इसका मतलब ये पेपर कितने घंटे का हो गया? ये सब्जेक्ट कितने घंटे का हो गया? 3 आवर्स का। तो अगर ये जो बोलना चाह रहा है, अगर इसको ओके समझेंगे तो ये 3 आवर्स का हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आयोग ने यहाँ पर लिखने में कहीं पर कुछ कमी दिखाई है, तो मैं कहूँगी हो सकता है ये आपको 1.5 घंटे में एक सब्जेक्ट को आपसे सॉल्व करवाएगा। चलिए, तो अब 3 घंटे का, 1.5 घंटे का, इस चीज़ों को और क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल अब से ध्यान देंगे 14 सब्जेक्ट्स। देयर आर 14 सब्जेक्ट in the optional paper and you have to select any of two, okay। अच्छा, उनका स्टैंडर्ड क्या होगा? जो आपने ग्रेजुएशन डिग्री में जो ऐच्छिक सब्जेक्ट्स का जो होता है वो वही होगा, ठीक है। इसका सिलेबस इन्होंने दिया है पोर्टल पे, मैं आपको दिखाऊंगी। अभी अभी क्या समझना है आपको कि इनमें कॉम्बिनेशन किसका लेना है, किसका नहीं लेना है, इसका आपका एक प्रश्न बनता है, ठीक है। मुझसे जो अभी तक बच्चों ने बार बार ये क्वेरी रह रही है कि मैम किसका किसके साथ कॉम्बिनेशन करें, समझ में नहीं आ रहा। मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आप उन्हीं को सेलेक्ट करना जिसके साथ आप ओके हो, है ना। मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि हो सकता है आपने ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है, लेकिन उसका सिलेबस इतना बड़ा है, बल्कि है कि आपके लिए हो सकता है कि वो उसकी तैयारी करना कम समय में उचित नहीं हो पाएगा। क्योंकि आपको मैं फिर से बता रही हूँ, 3 लेवल के यहाँ पे एग्जामिनेशन है। रिटन में फ़िलहाल एक ही है, ठीक है।
उसके बाद आपका फिजिकल फिटनेस है, देन आफ्टर इंटरव्यू। तो चलिए यहाँ पे देखेंगे। आप इसको तो देख ली हो सारे सब्जेक्ट्स, है ना। एनिमल हस्बेंड्री हो गया, पशुपालन है, आपका कृषि है, कृषि इंजीनियरिंग है जो आपका, बॉटनी है, फिर आप देखोगे इस तरह से करते हो 14 सब्जेक्ट्स। लेकिन यहाँ पर एक वो इन्होंने ये डाल दिया है, ऑब्स्टिकल डाला है। कहता है कि कृषि और कृषि इंजीनियरिंग, जो कृषि अभियांत्रिकी है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, साथ में नहीं लेना है इसको। फिर आपको फॉरेस्ट्री के साथ में भी नहीं लेना है इसको। आपको पशुपालन और पशु चिकित्सा विज्ञान के साथ भी नहीं लेना है। दैट मीन्स कि कुछ एक कॉम्बिनेशन है उसको आप छोड़ सकते हो। गणित को, इस गणित को आप सांख्यिकी के साथ नहीं लोगे। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स एक साथ नहीं आएंगे। केमिस्ट्री एंड केमिकल इंजीनियरिंग एक साथ नहीं आएगा। ठीक है, तो अब कौन से कॉम्बिनेशन बच रहे हैं आप उसको देखो। ठीक है, कॉम्बिनेशन को आप जब तक नहीं समझने की कोशिश करेंगे आपके साथ में कन्फ्यूजन आने की संभावना है। मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ध्यानपूर्वक देखेंगे। कृषि, कृषि अभियांत्रिकी के साथ में नहीं आएगा। कृषि फॉरेस्ट्री के साथ में नहीं आएगा। कृषि पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान के साथ में नहीं आएगा। यहाँ से आपको ये कॉम्बिनेशन ख़त्म हो गया। ठीक है, इट मीन्स कि कृषि के साथ कौन कौन से ऑप्शन बन रहे हैं आपके, कृषि के साथ में इतने सारे ऑप्शन बन रहे हैं। यहाँ देख लो, वनस्पति शास्त्र, ठीक है, वो आप ले सकते हो। जो आप मुझसे पूछ रहे थे मैं उसको बताने की कोशिश कर रही हूँ। मैथ या सांख्यिकी कृषि के साथ अगर ओके हैं तभी लेना, नहीं तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगी। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, मुझे जो लग रहा है कि आप वनस्पति शास्त्र ले लोगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो ये एक मैंने ऑप्शन बताया। अब दूसरे सब्जेक्ट को टच करती हूँ। यहाँ पर अगला सब्जेक्ट जो बनता है फॉरेस्ट्री का है। ठीक है, क्योंकि मैं फॉरेस्ट्री पे इसलिए ध्यान देने को बोलूँगी क्योंकि फॉरेस्ट्री से रिलेटेड ऑलरेडी आपको प्री में पढ़ना है। लेकिन फॉरेस्ट्री को सिर्फ किसके साथ आपको बोला है कि नहीं लेना, तो आपको एग्रीकल्चर के साथ नहीं लेने बोला है। ठीक है, कृषि एवं कृषि वानिकी नहीं बोला है, लेकिन कृषि के साथ में आप वनस्पति फॉरेस्ट्री के साथ में आप तो वनस्पति शास्त्र ले ही सकते हो। ठीक है, फॉरेस्ट्री के साथ में अगर आपको लगता है आप उचित हैं इसके साथ में तो आप कृषि अभियांत्रिकी ले सकते हो। आसान में और कोई सब्जेक्ट ले लो फॉरेस्ट्री के साथ में। ठीक है, तो फॉरेस्ट्री के साथ में एक जंतु शास्त्र, लेकिन हाँ आप अगर डिपेंड करेगा कि आप किस सब्जेक्ट से हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कॉम्बिनेशन मिलना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो मैं आपको एक दो का ऑप्ट कर दी, समझा दी आपको। आगे देखते हैं केमिस्ट्री वालों के लिए क्या बोल रहा है। केमिस्ट्री में देखेंगे, ये दो सब्जेक्ट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, केमिस्ट्री को आप केमिस्ट्री केमिकल साइंस के साथ नहीं ले सकते हैं। तो ऐसा पॉसिबिलिटी है कि आप अपने सब्जेक्ट जो मार्कशीट है उसमें देखिए क्या सब्जेक्ट और बच रहा है आपके साथ में। ठीक है, केमिस्ट्री वाले एक्स्ट्रा में फिजिक्स रखे हैं तो वो ज़रूर ले सकते हैं, ले लो। मैथ एक्स्ट्रा में रखा है, अगर आपको ओके हो उसके साथ में तो वो ले लो। ठीक है, तो बच क्या रहा है केमिस्ट्री वालों के लिए या फिर केमिकल इंजीनियरिंग। मैं दोनों के लिए सेम ऑप्शन देने जा रही हूँ, मैथ ले लो, फिजिक्स ले लो, क्योंकि आपके ये कॉम्बिनेशन में होगा सब्जेक्ट में, आप मार्कशीट चेक करेंगे तो। ठीक है, मैथ वालों के लिए मैथ को स्टेट के साथ नहीं लेना है तो मैथ को आप फिजिक्स के साथ ले लीजिए। जिस प्रकार से आप केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स का हम लोग कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्यों ना मैथ को आप फिजिक्स के साथ ले लो। ठीक है, या फिर केमिस्ट्री के साथ ले लो, क्योंकि स्टेट के साथ लेने मना कर दिया है ना। इंजीनियरिंग सब्जेक्ट,
मैं तो बिल्कुल आराम से, यह तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पहले से बोल दिया, नहीं तो बहुत सारे अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा वो अपने आप में वो होते हैं, थोड़ा सा ब्रिलियंट होते हैं, उनको लगता है इंजीनियरिंग वाला मैच कर रहा है, चलो ले लेते हैं। तो वो हालांकि अच्छा नहीं होता, आत्मघाती ही होता है। मेरा सजेशन होगा कि अच्छी बात है, अगर नहीं दिया जा रहा तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि सिविल अभियंत्रण है जो है ना, सिविल इंजीनियरिंग है, तो आप क्या करोगे? तो आप ऐसा कर सकते हो कि सिविल वाले कुछ पोर्शन आप देखेंगे तो आपको उसमें से मिलता जुलता आपको जरूर केमिकल इंजीनियरिंग का मिलता है, लेकिन आप केमिकल इंजीनियरिंग आपको लेना नहीं तो आप केमिस्ट्री ले लीजिए। आसान में मैं फॉरेस्ट्री सजेस्ट कर दूंगी, लेकिन फॉरेस्ट्री आपका वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करो सिविल वाले, हो सकता है केमिकल इंजीनियरिंग आपके ऑप्शन के साथ नहीं मैच कर रहा, बट केमिस्ट्री या फिजिक्स या मैथ, ये तीनों सब्जेक्ट्स में से कोई तो आपको मैच जरूर करता मिलेगा। उस तरह से अगर अदर इंजीनियरिंग वाले कोई एक सब्जेक्ट इन्हीं में से मैच करता मिलेगा, इंजीनियरिंग को छोड़ के आप ले लेना। तो ये मेरे तरफ से कुछ टिप्स था, ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के बारे में। चलिए अब मैं सिलेबस समझा रही हूँ, फटाक से आप देख लेंगे। ये जो 50 नंबर का इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट है, उसका सिलेबस मैं आपको दिखा रही हूँ, ध्यानपूर्वक देखेंगे। मैंने पहले भी बताया था कि कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं आपको, यहाँ 12 टॉपिक्स हैं, ये इंग्लिश में है, सॉरी 13 टॉपिक्स है और ये इंग्लिश में है, और उसके बाद हिंदी में इन्हीं टॉपिक्स को आपको बता दिया गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे तो आपको हिंदी का पाठ्यक्रम, इंग्लिश का पाठ्यक्रम, जीके का पाठ्यक्रम, आपको जो कि अनिवार्य विषय हैं उनका पाठ्यक्रम दे रखा है। तो अनिवार्य पाठ्यक्रम में हम लोग इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट का पाठ्यक्रम और बाकी पाठ्यक्रम मैं आपको डिटेल्स में अगले वीडियो में बता दूंगी। ठीक है, अभी शॉर्ट में बताने की कोशिश कर रही हूँ। इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट के 13 पॉइंट्स हैं, ठीक है, 13 पॉइंट्स। चलिए एक एक करके देखते हैं। 13 पॉइंट्स में सबसे पहला जो टॉपिक है आपको पढ़ना है 50 नंबर के लिए, वो है अंडरस्टैंडिंग आवर इन्वायरमेंट, पर्यावरण के बारे में, उसकी परिभाषा, कॉन्सेप्ट, जो इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स है उसका ग्लोबल पर्सपेक्टिव है, रूट्स हैं, सस्टेनेबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट क्या होता है, साथ साथ ईपीए, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के बारे में पढ़ना है। ठीक है, चलिए आगे क्या पढ़ना है, लिविंग थिंग्स इन द इकोसिस्टम। ठीक है, और अगले उसके आगे देखोगे इकोसिस्टम से ही जुड़कर और महत्वपूर्ण चीज़ें आती हैं। देखिए मैं आपको अभी वीडियो में तो जितना बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ, नोट्स और क्लास के थ्रू ही मैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को बता पाऊँगी। अगर आप खुद से एबल, दैट इज़ गुड, है ना। बट अगर आपको लगता है कुछ गाइडेंस चाहिए तो जस्ट व्हाट्सअप और कॉल इन द वर्किंग आवर, मैं कोशिश करूँगी आपको रेस्पॉन्ड करने की। चलिए सेकेंड पॉइंट इज द लिविंग थिंग्स इन द इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के बारे में, उसके हैबिटेट, उसके निश के बारे में बताना है आपको। इकोसिस्टम जो है अदर स्पीसीज से कैसे इंटरेक्ट करता है, प्रेडेशन, कंपटीशन, पैरासिटिज्म, म्यूचुअलिज्म, ठीक है, और भी जितनी भी चीज़ें हैं आप देखोगे सभी के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आगे देखेंगे इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें को एवोल्यूशन और एक्सटेंशन के बारे में आपको जानकारी रखनी होगी। मैं फिर से बता रही हूँ 50 नंबर के क्वेश्चन है। ठीक है, वर्किंग ऑफ इकोसिस्टम में आप देखेंगे एनर्जी फ्लो, इकोसिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसा होता है, और साइकिल्स ऑफ मटेरियल्स के बारे में आपको पूछा जाएगा या प्रश्न इससे आएंगे। ठीक है, जिसमें कि 3.1 में आप देखोगे
रेस्पिरेशन, एनर्जी ट्रांसफर, फूड चेन, फूड वेब्स एंड ट्रॉपिक लेवल्स से संबंधित प्रश्न बनेंगे। साइकिल्स में आपको वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल से प्रश्न आएंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज द सक्सेशन, इनमें प्राइमरी सक्सेशन एंड द सेकेंडरी सक्सेशन। फोर्थ जो है आपको इकोसिस्टम के प्रकार, जिसमें सबसे पहले फॉरेस्ट आएगा। जितने भी टाइप के फॉरेस्ट हैं उनसे प्रश्न बनेंगे, ट्रॉपिकल हो गया या टेम्परेट हो गया या डेसिडुअस हो गया, ठीक है। और जो थ्रेड्स होता है, थ्रेड्स टू रेन फॉरेस्ट होता है, उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। फिर देखोगे ग्रासलैंड, डेजर्ट्स एंड टुंड्रास, इनसे भी प्रश्न आपको पूछे जाने की संभावना है। हाँ, लेवल बहुत ज़्यादा हाई नहीं होगा, इन्होंने ऑलरेडी क्लियर कर दिया कि स्कूल लेवल के प्रश्न बनेंगे। ग्रासलैंड्स में जितने भी टाइप के ग्रासलैंड्स हैं, चाहे ट्रॉपिकल हो गया, टेम्परेट ग्रासलैंड्स हो गए, डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, टुंड्रा, ठीक है, और इनको क्या थ्रेड्स हैं उनसे प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आप देखोगे 4.3 में, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, उसमें लेक्स, पोन्ड्स, वेटलैंड्स, रिवर्स, थ्रेड्स, इनको क्या क्या, इनके संबंधित क्या क्या मुद्दे हैं, है ना, परेशानियां हैं, ठीक है, और उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है उनसे प्रश्न बनेंगे। और जो मेजर रिवर सिस्टम है वर्ल्ड में उनसे प्रश्न है। 4.4 आपको मरीन इकोसिस्टम से संबंधित आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। और 4.5 देखेंगे तो 4.5 में आपको बायो जियोग्राफिकल जोन्स ऑफ इंडिया, ठीक है, इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। जैसे कि आप देखोगे द डिफरेंट बायो जियोग्राफिक जोन्स एंड द नेक्स्ट वन इज द रीजन ऑफ इंडिया एंड अदर जो वाइल्ड लाइफ रिलेटेड या फिर अदर जो रीजन्स हैं उनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। फिर आप रिसोर्सेज में वाटर और एयर से संबंधित आपको महत्वपूर्ण टॉपिक से संबंधित सभी प्रश्न आएगा। जैसे कि आप देखोगे वाटर रिसोर्सेज से संबंधित आपको जो इसके फॉर्म्स हैं, ठीक है, और जो पॉल्यूशन है, एयर में भी देखोगे तो उसमें पॉल्यूशन से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं एयर और वाटर रिलेटेड, इनके जो पॉल्यूशन और उनके प्रिवेंशन और मिटिगेशन से संबंधित जो एक्ट होते हैं, जैसे लाइक आपको वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974 एंड द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1981, दोनों ही आपको प्रश्न उनसे बन के आएंगे। एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट में देखोगे एटमॉस्फेयर के जितने भी लेयर्स होते हैं, ठीक है, उनके बीच का रिलेशन, उनके बीच का बैलेंस, है ना। इसके अलावा क्लाइमेट में जो फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन का जो बैलेंस होता है उनसे प्रश्न बनेंगे। उसके बाद क्लाइमेट में और भी चीज़ें हैं, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पैटर्न जो है, ओशन सर्कुलेशन पैटर्न, लोकल जियोग्राफी। इसके बाद आप देखोगे सीजनल जो चेंजेस होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया। मतलब आप देखोगे एटमॉस्फेयर में जितने भी मुद्दे हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, लाइक ग्रीन हाउस गैसेस, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जो इम्पोर्टेंट सभी फैक्ट्स हैं, इससे प्रश्न बनते हैं, ठीक है। सॉइल एंड लैंड, इसमें आपको इनका टाइप्स हो गया, ठीक है, इसका जो कह सकते क्लासिफिकेशन हो गया, कंजर्वेशन, ठीक है, पॉल्यूशन, इनसे संबंधित प्रश्न बनेंगे। फिर आपका 9 नंबर इन्वायरमेंट, अर्बन इन्वायरमेंट है। 10 नंबर एग्रीकल्चर है, आपका टॉपिक ऑलरेडी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट सबको जोड़ करके आएगा। तो जितने भी रिलेटेड मुद्दे हैं सभी पूछे जाएंगे, सभी टॉपिक्स पूछे जाएंगे। 9 नंबर में आप देखते हो कि मैनिफेस्टेशन ऑफ अर्बनाइजेशन है, स्लम्स का ग्रोथ हो गया, सोशल, इकोनॉमिकल एंड इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स होते हैं, इनसे संबंधित, पावर्टी ट्रैप हो गया, इनसे संबंधित भी प्रश्न आएंगे। एग्रीकल्चर में आप देखोगे तो आपको एग्रीकल्चर का अभी पैटर्न कैसा है, ठीक है, इसके अलावा ओल्ड पैटर्न से लेकर के अभी जो प्रेजेंट एरा आने एग्रीकल्चर में जितने रिफॉर्म्स हैं उनसे प्रश्न पूछे जाएगा। एग्रीकल्चर की जो सस्टेनेबिलिटी है ना, उनको जोड़ते हुए प्रश्न बनेंगे। 11 टॉपिक जो है फॉरेस्ट से जुड़े हुए जितने भी एक्ट्स हैं, यू हैव टू लर्न ऑल द एक्ट्स, ओके, ऑल द पॉलिसीज अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। और डिफॉरेस्टेशन संबंधी जितने भी
इश्यूज अभी तक आप देखने को मिले हैं, जितना हो सके बृहत वे में आप पढ़ लीजिएगा, आपके लिए अच्छा रहेगा। देखने को लगता है कि देयर आर 13 टॉपिक्स, बट यू विल गो, इफ़ यू विल गो द सब टॉपिक्स, you will have to learn many difficult topics, difficult facts, जो कि एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाने की संभावना बनती है। भले ही इन्होंने कह दिया है कि स्कूल लेवल, तो स्कूल लेवल में ऐसा नहीं कि 6, 7, 8 है ना, इट विल गो अप टू 12। ओके, 12वीं तक के प्रश्न, 12वीं तक कक्षा तक के प्रश्न भी आपसे पूछे जाएंगे। सारे टॉपिक्स आप ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको दिखने को मिलेगा कि कुछ चीज़ें तो आपको 6, 7, 8 में आपको पूछी ही नहीं जाती हैं, सभी चीज़ें आपको 11, 12 में पूछी जाती हैं। और तो मैं तो कहूँगी कुछ चीज़ें आपको 11, 12 से भी हट के पूछी जाने वाली है ना, संभावना बनेगी। नेक्स्ट है आपको बायोडाइवर्सिटी एंड बायोटेक्नोलॉजी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, उसका लॉस करने का जो रीज़न है क्या है, ठीक है, मिटिगेशन के क्या क्या उपाय हैं, उनके संबंधित जितने भी एक्ट्स लॉज हैं देखोगे तो बहुत सा मेजर जो हिस्सा है आपको पूछा जाएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, प्रोजेक्ट टाइगर क्या है, IUCN क्या है, साइट्स क्या है, रामसर कन्वेंशन क्या है जो वेटलैंड्स पर है, ठीक है। उसके अलावा जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उनसे रिलेटेड जितने भी कन्वेंशंस हुए हैं, उसके अलावा आप बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 है उससे भी प्रश्न बनेंगे। फिर देखोगे बायोटेक्नोलॉजी, वो क्या होता है, सेल बायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक्स एंड स्पेशल एम्फोसाइज ऑन प्लांट जेनेटिक्स एंड टिश्यू कल्चर। इसके अलावा देखोगे एप्लीकेशन ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी इन द फॉरेस्ट्री। फिर देखोगे जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसके संबंधित एलिमेंट्री नॉलेज। इसके बाद फिर आप देखोगे आगे बढ़ते हो तो अगला टॉपिक जो है आपको बायो इन्फॉर्मेटिक्स। देखने को लगता है कि देयर आर ओनली 13 टॉपिक्स, बट आप अलग अलग टॉपिक में के सब टॉपिक में घुसोगे तो आपको बहुत सारे सब टॉपिक्स देखने को मिलेंगे। 100+ सब टॉपिक्स हैं एंड यू हैव टू लर्न ऑल द टॉपिक्स। मुझे लगता है हर टॉपिक से मात्र 1 या 2 ही प्रश्न बनेंगे, अगर सब टॉपिक्स में सारे टॉपिक्स को मैं तोड़ दूँ तो आपको हर टॉपिक्स को बहुत ध्यानपूर्वक, बहुत ही विस्तृत से होके पढ़ना होगा। कोशिश करती हूँ मैं आपको अगले वीडियो में और भी महत्वपूर्ण जानकारी दूंगी, तो उसके लिए आप प्लीज़ कनेक्ट होइएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। और फिर से मैं कहूँगी चैनल पर नए तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर प्रेस करेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।